करूंगा जनरल स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ। अच्छा, कोई आउटसाइडर ना आए, बस कोशिश करें कि अपने डीएसयू अकाउंट से लॉगिन करें। सो ये स्टेटमेंट आप अपने जहन में रखें कि अगर टोटल फ्लक्स मालूम करना हो तो दिस इज द स्टेटमेंट कि Q दैट इज चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री एयर। इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 8.854 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12। तो चार्ज को डिवाइड कर दें इससे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। बट वी नो कि टोटल फ्लक्स इज ई मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रल ऑफ डी ए। तो समटाइम्स दिस मे नॉट बी कांस्टेंट। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर हमें इंटीग्रल कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन हम कुछ ऐसा सिनेरियो डेवलप करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वी डोंट हैव टू गो टू 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 इवेल्युएट द इंटीग्रल। कूलम्स लॉ से हम गाउस लॉ पे आई इसी वजह से हैं कि हमें इंटीग्रल कैलकुलेट ना करना पड़े। So I will be just solving few numericals here today, and you will just see that the things have become much easier than Coulomb's law. At especially the calculations in the calculus, that is the integration. इंटीग्रेशन के साथ कूलम्स लॉ और विदाउट इंटीग्रेशन के गॉस लॉ, द रिजल्ट इज सेम फॉर बोथ। कूलम्स लॉ भी वही आंसर प्रोवाइड करता है और गॉस लॉ भी वही आंसर प्रोवाइड करता है, बट मच ईज एंड लेस कैलकुलेशंस। बस प्रिंसिपल आपको ये याद रखना है कि ये इसके बराबर है। अच्छा, क्यों क्लोज्ड, सही है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम आ गए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब ये हम मुख्तलिफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर हम एक एप्लीकेशन सबसे पहले जो ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि अगर कोई चीज़ सरफेस है कंडक्टिंग कंडक्टिंग सरफेस। अब ये क्रॉस सेक्शन है वायर का, यानी अगर कोई लंबा पाइप गुजर रहा हो या वायर हो, उसकी भी एक थिकनेस होती है, उसका भी एक डायर होता है, सर्कुलर शेप होता है। लेकिन अगर लेट से कि वो इरेगुलर भी है, ये जैसे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब आप वायर लें और बीच में से नाइफ लेकर या कटर लेकर इसको काट दें तो जो उसकी सरफेस निकलेगी ना, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। या ऐसा करें कि आप इसको इस तरीके से समझें कि जो पेप्सी का कैन है उसका जो फ्लैट सरफेस होती है, एक तो सिलिंड्रिकल पाथ होता है, दोनों कैप्स जो इसकी तरफ दोनों साइडों से बंद होते हैं, तो ये वो वाली साइड है। तो ये उस तरीके से, चाहे वायर हो तो बहुत थिन है, और अगर वो पेप्सी का कैन है तो मोटा है, और अगर वो बहुत टैंक बड़ा टैंक है तो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक ही रहता है। और हमने इरेगुलर ले लिया है थोड़ा सा, जस्ट टू बी इन ट्रीट द टॉपिक इन जनरल, कि जनरल ट्रीटमेंट हो। तो वो ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है ये कह रहा है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, हम जो इस वक्त सारे डील कर रहे हैं ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन डील कर रहे हैं, विथ ऑल चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन वो होती है जहां पे चार्जेस एट रेस्ट होते हैं। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो दैट इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नहीं है। और जहाँ पे चार्जेस हैं, कोई चीज़ आपने लेट से पाइप या कोई मेटल, यानी आपका जो लॉक है दरवाजे का, या आपका स्वेटर है जो सर्दी में चार्ज हो जाता है, तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन है। कोई अप्लाइड वोल्टेज नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो इस तरह से ये चीज़ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल इज जीरो। अच्छा, एक बड़ी जनरल स्टेटमेंट उसने दे दी है कि ये जो चार्ज होगा, ये सारा का सारा इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक, ये जो वायर है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसके अंदर जो जो कंडक्टिंग सरफेस होती है उसके अगर जिस कॉन्फ़िगरेशन से भी, ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि चैप्टर नंबर 21 से आई है। ये इस वक्त की स्टेटमेंट नहीं है, ये चैप्टर नंबर 21.4 से आई है। तब आप आर्टिकल देख लें, 21.4 ये वहाँ से आई है। लास्ट टाइम शायद मैंने शो भी किया था ये आर्टिकल आपको 21.4 पे जाके, कि अगर कोई चार्ज्ड सरफेस है तो इसके, जिसकी वजह से वो चार्ज है, उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ये एक स्टेटमेंट है। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि ये चार्ज है
और ये वाले चार्ज को ना लें, बल्कि आप ऐसा लें कि ये सारे प्लस माइनस जो है, सारे प्लस प्लस ये सारे सारे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस बॉडी में ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अच्छा, मैं इसको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ कि न्यूक्लियस होता है एटम का, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। ये क्लोज सरफेस हम ले लें, न्यूक्लियस इज लाइक अ क्लोज सरफेस, कोई बॉडी है न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन चार्ज है, प्लस चार्ज है उसमें, उस प्लस चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, अवे फ्रॉम द चार्ज या चार्ज कॉन्फिगरेशन, और फॉर नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज कॉन्फिगरेशन। तो ये क्योंकि प्रोटॉन्स हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियस में, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटसाइड होगी। लेकिन उस क्लोज बॉडी में जहां पे वो प्रोटॉन्स हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रोटॉन की वजह से कोई नहीं होगी। तो अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं होगी। अगर वो स्फेयर पे कोई चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है या डिस्क है या कोई लाइन है, तो उसकी वजह से उस लाइन की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ये 21.4 का एक स्टेटमेंट है। अच्छा, अगर ये ऐसा ना होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ना होती, तो क्या होता कि चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स क्रिएट करती दूसरे चार्जेस पर, और चार्जेस को धक्का लगता या पुल मिलता या पुश मिलता, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, and that also depends on the direction of electric field, and obviously this also depends on the charges, the polarity of the charges. तो ये एक स्टेटमेंट है कि वो तो मूव तो नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन जो जो चार्ज फील्ड क्रिएट कर रहा है, वही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना शुरू कर दे और फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दे, तो वो खुद एक दूसरे एक खुद ही हिलना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज डेफिनेटली नॉट, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, इफ ई वर नॉट जीरो द एक्सिस चार्जेस वुड मूव, तो क्या होना, मूव होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब ये थोड़ा सा सिनेरियो हमारा जो है ना ऑनलाइन का है ना, तो ऑनलाइन में आई जस्ट डोंट गेट फीडबैक। आप लोग तो थोड़ा सा फीडबैक देने भी थोड़े से डिफरेंट हैं D1 से, यू डोंट स्पीक एनीथिंग। तो हो सकता है मैं किसी चीज़ को ओवर एम्फेसाइज कर दूं, बिकॉज यू आर नॉट इन फ्रंट एंड आई एम जस्ट लाइक ओपन एंडेड, फीडबैक नहीं है मेरे पास, ओपन लूप में चल रहा हूँ। तो हो सकता है किसी पॉइंट को मैं ज़्यादा एम्फेसाइज कर दूं, हो सकता है किसी पॉइंट को मैं कम एम्फेसाइज करूं। सो फॉर दैट, if you are just not ready to give your feedback, then I have this chat window. uh, uh, तो इसमें आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि समझ आ गया है कि नहीं समझ में आ गया। आई विल जस्ट कीप एन आई ऑन इट। अच्छा, सही है। तो ये जो सवाल हो गए, मैं इसके जवाब दे चुका हूँ आपको कि भाई पेपर ओपन बुक होगा, यस, और मेकल्स बेस्ड होगा। यहाँ पे जो चैट में ऑलरेडी चीज़ें आई हुई थी। और ऑनलाइन मोड में यकीन करें, ओपन मोड में लेक्चर डिलीवर करना इज़ वेरी वेरी टायरिंग जॉब। हाँ, मैं लेक्चर शुरू करते के साथ ही थकना शुरू हो जाता हूँ, अदरवाइज लेक्चर से पहले व्हेन आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग, तो मुझे इतनी थकन महसूस नहीं हो रही होती है। लेकिन जैसे मैं लेक्चर शुरू करता हूँ, आई जस्ट जस्ट गेट फील वेरी वेरी टायर्ड। एनीवे, लेक्चर तो कंप्लीट करना है। और अच्छा, थोड़ा सा जो है मैं बहुत ही कोई क्लिक हो गया मेरे से यहाँ पे, तो वो टॉपिक ऊपर चला गया। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा कि ये जो है इसके ऊपर कोई भी ना हो। तो तो क्या करते हैं, सपोज वी कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर। तो कंडक्टर की बाउंड्री में हम एक एक सर इसके अंदर, इसके अंदर एक हम गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। ये सरफेस जैसे इसमें बनाई हुई है, ऐसे सरफेस हमने इमेजिन कर ली। ये कंडक्टर की बाउंड्री है, ये ऊपर वाली, ये कंडक्टर की बाउंड्री है, और ये जो अंदर वाली है ना, पर्पल है, ये क्या कलर है, ये दिस इज काइंड ऑफ लाइक गॉसियन सरफेस जो इमेजिनरी है, हमने बना ली। अच्छा, अब गॉसेस लॉ, बिकॉज ई इज इक्वल टू लॉ गॉसेस लॉ, ई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ई इज इक्वल टू जीरो एवरीवेयर ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस पे ई इज इक्वल टू जीरो।
ई इज इक्वल टू जीरो, अंदर अंदर कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर ई इज इक्वल टू जीरो, वाई ई इज इक्वल टू जीरो। इसलिए कि अभी हमने कहा कि अंदर फोर्सेस नहीं होती हैं, घूमते नहीं है, इसका मतलब वो उसी सूरत में हो सकता है कि ई इज इक्वल टू जीरो हो। अच्छा, अगर ई इज इक्वल टू जीरो तो गॉसियन लॉ क्या कहता है? गॉसियन लॉ रिक्वायर्स दैट द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो। तो अगर ई जीरो है तो इसका मतलब है कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ई जो परमिटिविटी है वो है ना गॉस लॉ की स्टेटमेंट, क्यू अपॉन, तो इसको भी जीरो होना चाहिए। अगर ई जीरो है तो ये जीरो हो ना। तो जब ये जीरो होगा तो ये जीरो होगा, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है अंदर। सो द गॉस लॉ रिक्वायर्स दैट द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया। क्या बात प्रूव की है? द स्टेटमेंट हम जो अभी प्रूव करना चाह रहे हैं सारी की सारी वो क्या है कि जब भी एक्सेस चार्ज किसी कंडक्टर पे हम एंटर करते हैं, यानी किसी भी कोई भी कंडक्टर जब एक्सेस चार्ज किसी जगह से लेता है, कोई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा या कोई प्रोटॉन आ जाते हैं एक्स्ट्रा उसके अंदर, तो वो हमेशा उसके सरफेस पे आ जाएंगे, उसके मटेरियल के अंदर नहीं जाएंगे। यानी ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इवनली, अंदर नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट मैं आपको देना चाह रहा हूँ, एंड दिस इज द फैक्ट जो यहाँ पे लिखता है, दिस रिजल्ट इज फॉर सॉलिड कंडक्टर। और ये क्या लिखता है इसमें, सॉरी, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस व्हाट कैन हैपन इफ द कंडक्टर, अच्छा ये दूसरी बात लिख रहा है, ये मैं जो बताना चाह रहा था जो ये लिख रहा है एक जगह पे कि दिस इज द फैक्ट दैट वी विल बी यूजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली इन अपकमिंग अपकमिंग डिस्कशंस आर्टिकल्स। तो ये वाली बात है कि सरफेस एक्स्ट्रा चार्ज विल ऑलवेज बी ऑन द सरफेस, जस्ट रिमेंबर इट फॉर योर लाइफ टाइम कि एक्स्ट्रा चार्ज विल बी ऑन द सरफेस for only please just remember that for only conductors, not for insulators. अच्छा चलें, फिर अगला केस जो वो बता रहे हैं कि अगला केस कैसे हम डिस्कस करेंगे, ये वाला कि उसके अंदर कैविटी है तो क्या होगा, उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब ये कि अंदर ऐसा डोनट है ये और अंदर बीच में होल है, तो फिर क्या सिनेरियो हो गया, क्या इस होल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी? तो वो वाला नेक्स्ट केस ये लोग बाद में डिस्कस करेंगे, किताब वाले कह रहे हैं। अच्छा चलें फिर आगे चलते हैं, ये टिप्स दी हुई हैं गॉसेस लॉ की को सॉल्व करने की, और फिर हम एप्लीकेशन में आ गए, और ये शायद मैंने सवाल आपको पहले करवाया था। एनीवे जस्ट गोइंग क्विकली कि ये एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, थोड़ी सी आप लोग मुझे फीडबैक दें और थोड़ा सा मेरे साथ इंटरेक्ट करें, सो दैट आई जस्ट अगेन फील थोड़ा सा चार्ज अप। तो मुझे ये कोई वाला सवाल पढ़ के बता दें मुझे, सिर्फ ये वाली इतनी स्टेटमेंट पढ़ दे, फील ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। जी बेटा कोई तो पढ़ दे, जिसके पास माइक हो वो पढ़ दे। 20, there are 20 people sitting there, and I am just asking one volunteer for read out this two lines. Who is coming to volunteer? No one. जी बेटा मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद सुफियान मुझे बात करें मुझसे। जी मोहम्मद सुफियान आए और जो इसको पढ़ें। मोहम्मद सुफियान अस्सलाम वालेकुम, दिस माई सलाम इज फॉर मोहम्मद सुफियान सो दैट ही आंसर्स मी। नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, शायद ऑनलाइन करके चले गए। जी इबाद मुशीर, जी अस्सलाम वालेकुम इबाद मुशीर। वालेकुम सलाम। जी जी सर, बेटा, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है बेटा। तो आप ये मुझे ज़रा रीड करके दें, कौन सा सवाल? ये वाला, रिप्लेस। ये 22.18। हाँ 22.5। We place a total positive charge Q on a solid conducting sphere with radius r.
Find E at any point inside or outside the sphere. हाँ सही है, वेरी गुड। मैं थोड़ा सा चार्ज हो गया, आई एम जस्ट फीलिंग माई सेल्फ चार्ज अप आपकी आवाज़ सुन के, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि चार्ज स्फेयर है, क्योंकि हम एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं ना। ऊपर देखें टॉपिक क्या चल रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में सबसे पहली एप्लीकेशन क्या दी है इन्होंने, कि वी प्लेस अ टोटल पॉजिटिव चार्ज क्यू ऑन अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर। अब कंडक्टिंग स्फेयर है, तो अभी हम इतनी लंबी डिस्कशन करके आए हैं कि फॉर अ कंडक्टिंग स्फेयर दिस एक्स्ट्रा चार्ज क्यू, जो कि अभी डाला है एक्स्ट्रा चार्ज, पी प्लेस अ टोटल पॉजिटिव चार्ज, जो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो डेफिनेटली एक्स्ट्रा होगा, जो कि बैलेंस आउट नहीं हो रहा नेगेटिव से, जो क्योंकि कोई भी मटेरियल के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम किसी कहीं पर भी चार्ज की बात करते हैं तो दैट मीन्स दैट इज अ नेट चार्ज, माइनस जो होगा, जो नेगेटिव जितना होगा वो खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड तो इधर पॉजिटिव जो चार्ज है ये एक्स्ट्रा चार्ज है। सही है। कंडक्टिंग स्फेयर है तो इसका मतलब सारा चार्ज होगा वो सरफेस पे आ जाएगा, जो अभी हमने सारी डिस्कशन की है। एंड इफ यू हैव एनीथिंग जो कि आपको समझ में ना आए कि ये क्या है, तो फिर आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं, एंड आई विल जस्ट कीप एन आई ऑन योर चैट। सही है। और आप लोग मुझे बता भी सकते हैं कि चैट में कुछ लिखा है आपने या नहीं। अच्छा, फाइंड ई एट द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड। अब दो जगह पे ई मालूम करना है, एक अंदर मालूम करना है और एक बाहर मालूम करना है। तो अभी हम ये डिस्कशन करके आए हैं बहुत लंबी कि अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसका मतलब है सरफेस के अंदर, जस्ट इनसाइड द सरफेस द चार्ज विल बी जीरो। ये देखें, ये आर्थ का, इसका आर का रेडियस है स्फेयर का, तो ग्राफ इन्होंने प्लॉट किया है जीरो से लेकर आर तक, तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द स्फेयर। ये बात वाज़ेह हो गई। अच्छा, अब इस स्फेयर के अंदर तो कुछ भी नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जैसे ही हम इसके बाहर आएंगे, इस स्फेयर के बाहर ऑन द सरफेस, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसकी फील्ड बन जाएगी यहां पर आउटसाइड द स्फेयर। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो है ना, ये वाला पॉइंट, कि आउटसाइड द स्फेयर द फील्ड इज द सेम एज इफ ऑल ऑफ द चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। तो इसकी जो आउटसाइड पे जो 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 फील्ड होगी, दैट विल बी जस्ट लाइक इक्वल टू, कि ये सारा का सारा जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर एक्यूमुलेट हो गया है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कूलम्स लॉ से, कि अगर यहाँ पे सारा चार्ज पॉइंट चार्ज की सूरत में मौजूद हो और एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, क्यू है, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो है फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, कूलम्स वाला, और एक्स्ट्रा चार्ज की वैल्यू ये होगी, और इसकी वाई पे वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई ई नॉट। ये के है कूलम्स कांस्टेंट, जो कि इस सूरत में इस वक्त 1/4 पाई ई नॉट की वजह की तरह लिखा हुआ है, ये बराबर होता है के से, कूलम्स कांस्टेंट। क्यू कैलकुलेशन के, ई की कैलकुलेशन के लिए क्यू इस्तेमाल होता है, और रेडियस का स्क्वायर लिया जाता है। तो रेडियस इसका कितना होगा इस पॉइंट पे, इसका रेडियस होगा आर, क्योंकि ये स्क्वायर आर का है और हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं। अब जैसे जैसे यहां से हम बढ़ते चले जाएंगे, आर बढ़ता चला जाएगा। अब ये 2r डाल देंगे हम, तो इसकी जो जो एक्सपोनेंशियली डाउन होगा, ये स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो है डाउन हो रहा है, फिर इस तरीके से 3r के ऊपर डाउन हो जाएगा, और फिर गोइंग इस तरीके से आगे चलती चली जाएगी। 2r पे कैलकुलेट किया, फिर 3r पे कैलकुलेट किया, तो एक पॉइंट ये आ गया 2r पे, और एक आ गया 3r पे, ये वाला पॉइंट आ गया। सही है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसी को लेके आगे चलते हैं। और कूलम, ये तो हमने कूलम्स लॉ के से साथ एक स्टेटमेंट दे दी है, लेकिन अभी हम कहते हैं कि गॉसेस लॉ इस्तेमाल करो इसके लिए, इस एप्लीकेशन के लिए गॉसेस लॉ इस्तेमाल करो। तो हमने कहा कि गॉसेस लॉ इस्तेमाल करके हमने अभी तो ये जीरो की स्टेटमेंट दी है कि अंदर तो जीरो होगा, गॉसेस लॉ कहता है। अभी हम ऊपर सारी डिस्कशन करके आए थे। अच्छा, गॉसेस लॉ और क्या कहता है, वो कहता है कि जितना चार्ज इसके अंदर क्लोज सरफेस के अंदर बंद हो, वो डिवाइड बाई डिवाइड बाई डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई ए। ये ऊपर देखें, यहाँ लिखा हुआ है यार, ये, लेकिन ई तो कांस्टेंट है, ई तो कांस्टेंट है क्योंकि सर्कुलर सरफेस है ये,
यहाँ पे हम सर्कल की बात कर रहे हैं, तो ये वेक्टर फील्ड है जो कि सर्कल पे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूं चलते चले जाए ना, राइट पे चलते चले जाए, तो यहाँ तो वीक हो रही है, लेकिन किसी सर्कल को अगर इसके अराउंड देखें तो वहां पे कांस्टेंट फील्ड कांस्टेंट होती है ऑन ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तब ये हम सर्कल की बात कर रहे हैं, तो ई बिकम्स कांस्टेंट। तो ये हो गया इंटीग्रल से बाहर, ये हो गया इंटीग्रल से बाहर। एक बात क्यों हो गया कि कांस्टेंट है, दूसरा ये कि दिस इज ऑलवेज रेडियल, इसकी जो डायरेक्शन होगी बिल्कुल इसकी जैसे डायरेक्शन होती है ना नॉर्मल, तो एट एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन लाइन विद द नॉर्मल, तो बिल्कुल डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये कि इसको E इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर, कॉस थीटा नहीं आएगा इसमें। अच्छा, अब रह गया सिर्फ इंटीग्रल ऑन द क्लोज सरफेस। ये जो सर्कल है ये क्लोज सरफेस का होता है, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ डी है, और स्फेयर है, तो स्फेयर का जो एरिया इंटीग्रल होता है वो होता है 4πr²। तो ये हो गया E मल्टीप्लाई बाई ए, एंड ए इज 4π², और गॉसेस लॉ कहता है कि 2/E0। ये गॉसेस लॉ के तरीके से चल रहे हैं हम, लेकिन जब इसको नीचे लेकर आ गए 1/4π 1/4πr² को यहाँ पे लेकर आ गए, तो ये स्टेटमेंट कैसी बन गई पूरी की पूरी, ये वाली, ये बिल्कुल कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट बन गई। इसका मतलब है कि वी हैव जस्ट प्रूव्ड कूलम्स लॉ यूजिंग गॉसेस लॉ। पहले हमने कूलम्स लॉ से गॉसेस लॉ को प्रूव किया था, अब हमने कूलम्स गॉसेस लॉ से कूलम लॉ को प्रूव कर दिया। राइट, देयर इज समथिंग हियर ऑन चैट और व्हाट, नहीं है कुछ क्लिक हुई है, पता नहीं किस चीज की क्लिक थी, दैट वाज अच्छा। एनीवे, सो यहाँ पे ये डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो गई है, और अब हम चलते हैं अगली एप्लीकेशन में। अब वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, अल्लाह ताला आसान करे मेरे लिए कि मैं आपको ये समझा सकूं, और कीपिंग कंसंट्रेशन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, दैट इज आफ्टर जुम्मा प्रेयर्स ऑन फ्राइडे, इज डेफिनेटली अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। मुझे तो पता है आप लोगों की कंडीशन, क्योंकि मैंने कन्वेंशनल क्लासेस भी ली हुई हैं, और जुम्मे के बाद स्टूडेंट्स जो कर रहे होते हैं ना क्लास के अंदर, आई नो अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों से आइसोलेटेड हूँ, आप लोग सुस्त बैठे हुए हों एंड यू डोंट फील लाइक जस्ट अटेंडिंग द क्लास, तो मुझे इसकी फीलिंग आपकी तरफ से नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन मुझे आ रही है। जैसे मुझे अपनी क्लास के अंदर सामने सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और फ्राइडे के बाद मेरी क्लास होती है, तो पढ़ाने ही नहीं देते भाई। एनीवे, तो मैंने कहा थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे। तो पूरी क्लास जो है इस वक्त अटेंटिव, बी अटेंटिव, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, और जाहिर बात है कि मेरे कहने से तो इंटरेस्टिंग होनी जाएगी है, तो मुझे समझाना पड़ेगा इंटरेस्टिंग वे में, तो फिर जाके इंटरेस्टिंग होगी। सही है, चलें थोड़ा सा आप भी इंटरेक्टिव मूड में आ जाएं। कोई मुझे ये पढ़ दे 22.6। जी करीमा, करीमा आप मुझे ये पढ़ के दें, ये वाला 22.6। करीमा इज नॉट विद अस। हस्साम जावेद आप पढ़ के दें। हस्साम जावेद मुझे ये वाली स्टेटमेंट पढ़ के दें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कौन सी वालेकुम, स्टेटमेंट सर? ये जो मैंने हाईलाइट किया, हाईलाइट नजर आता है आपको? जी जी सर, ये हाँ जी बताएं। आ रहा है नजर। सही, ठीक है, ओके। Electric charge is distributed uniformly along an infinitely long thin wire. The charge per unit is लैम्डा। lambda. Assume positive. Find the electric field using Gauss's law. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जज़ाकल्लाह वेरी सर। मच। सही है, तो ये कह रहे हैं कि हमें एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है, और वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है स्ट्रेट लाइन की, अलोंग एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर है। जब ये लोग थिन कह देते हैं ना, इसका मतलब है कि इसकी थिकनेस हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे पॉइंट चार्ज में इसकी डायमेंशन हम नहीं कंसीडर करते, तो थिन वायर में हम इसकी इनफाइनाइट उन्होंने कह दिया, तो इसका मतलब है कि ये कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा, और इनफाइनाइट का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑल द वे जा रहा है, ये इनफाइनाइट है, ये लाइन है। और ये चार्ज है लैम्डा है इसके ऊपर, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। एज्यूम पॉजिटिव, इन्होंने अभी पॉजिटिव कर दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, नेगेटिव भी हो सकती है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग ऑजिस लॉ। अब ये हमें फॉर्मूला ड्राइव करने का कह रहे हैं
कि अगर हमारे पास कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो जो कि स्ट्रेट लाइन की कंडीशन में हो तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। अब ये देखिएगा, इन दिस न्यूमेरिकल 21.10, इस पेज को याद रखते हैं 738 है, और हम चले जाते हैं 21.10 में, जस्ट टू शो यू कि ये हम पहले सवाल कर चुके हैं 21.10 पिछले चैप्टर का, मतलब कूलम्स लॉ वाले चैप्टर में। तो 38 था, तो मैं लेट्स से कि 30 डालता हूँ, तो 30 पे तो नहीं आया, तो याद होना चाहिए था मुझे, सॉरी। ये भी नहीं आया। अच्छा अच्छा, ये डायपोल की बातें हो रही हैं, अभी आ जाएगा। निकल गया, निकल गया कि नहीं निकला, हाँ आ गया आ गया, यहाँ से नहीं यार भाई, निकल गया यार, ये रहा 21.10 सही है। ये वही वाली कॉन्फ़िगरेशन है, एक इनफाइनाइटली लेंथ तो यहाँ पे इन्होंने नहीं कही, इन्होंने कहा है कि बस ये एक वायर्ड है, वायर है, और एक खास लेंथ का है कि वाई एक्सिस पे ए जा रहा है और यहाँ से नीचे पर माइनस ए तक जा रहा है, इनफाइनाइट उन्होंने नहीं कहा। तो ये सारी इंटीग्रेशन कर 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 करके हम यहाँ पर पहुंचे कि E इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस फॉर्मूला, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं है ना, ए की कोई डायमेंशन है, लेकिन अगर ए को इनफाइनाइट कर दें तो ये वाला बन गया फॉर्मूला, दिस ए को इनफाइनाइट कर दें तो ये जीरो हो गया टोटल दिस थिंग, और ये अंडर रूट में 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये अंडर रूट पूरा खत्म हो गया, और ये वाला फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर ये हो गया। अब इसको जरा अपने सामने रख लें, ताकि ये हमारे पास मौजूद रहे कि ये वाला फार्मूला हमने कूलम्स लॉ से निकाला था। तो ये आपके सामने आ जाएगा अभी 738, यहाँ से मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके अवेलेबल कर दिया है फॉर यू टू लुक एट इट। तो अब ये इन्होंने निकाला यूनिफॉर्म लाइन, तो अब जो आंसर निकलेगा, तो अब इसको देखें, ये मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी हम प्रूव करके आएंगे तो वो क्या होगा। दोनों को देखें, ये क्या है, E इज इक्वल टू लेमडा, ये रहा लेमडा, अपॉन 2 पाई ई नॉट, दिस इज 2 पाई ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, और वहां पे x की बातें हो रही थी, यहाँ पे रेडियस की बातें हो रही हैं, क्योंकि हम यहाँ पे गॉस लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं, बट दिस इज बेसिकली द सेम थिंग, रेडियस के हैं या x के हैं, बात एक ही है, द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज लाइन, तो वही वाली बात हो गई, x की बात हो गई। अच्छा ये देखें, x में दिखाता हूँ, दोनों सेम है, यहाँ से ये x जो डिस्टेंस है, ये x उसका रेडियस है फॉर द सिलेंडर। तो मैंने कहा कि ये कूलम्स लॉ से हमने कर लिया था, अब हम जो है करते हैं इसको गॉसेस लॉ से। कूलम लॉ से वाकई बड़ा मुश्किल था, अगर आपको डेरिवेशन दे दी ना मैंने आपको फॉर यूजिंग द कूलम्स लॉ, तो आप मुश्किल में आ जाएंगे, बट आई जो जस्ट डोंट गिव डेरिवेशन इन माई न्यूमेरिकल्स की सूरत में अगर कोई सॉल्व करवा लें तो आसान होता है, डेरिवेशन में मुश्किल हो जाती है, और फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और डेरिवेशंस तो ओपन बुक है, तो डेरिवेशंस इस तरीके से रट्टे वाली आ भी नहीं सकती हैं, ओपन बुक है। अच्छा, तो अब ये सेटअप है, क्या किया उन्होंने, सेटअप समझाता हूं मैं आपको, कि ये जो लाइन है चार्ज लाइन, ये जो चार्ज लाइन है, इसके ऊपर उन्होंने एक सिलेंडर बना लिया, और ये सिलेंडर गॉसियन सरफेस है। अब हमें ये लास्ट टाइम ये पता लगा था कि अगर ये लाइन जो चार्ज हो, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिर्फ आउटवर्ड्स होती है, यानी किसी एंगल पे नहीं होती, इस साइड पे नहीं होती, इस साइड पे नहीं होती, एंगल पे नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेसिकली ई, कोई कॉस थीटा वगैरह स्मॉल इन्वॉल्व नहीं होता, ये हमने पिछली वाली कैलकुलेशन से ले लिया। रेडियल आउटवर्ड है, वायर इज रेडियली आउटवर्ड्स, ये देखें रेडियली आउटवर्ड्स, and this is only true for when we consider it to be a line of infinite length। चले, तो ये गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे डिसाइड कर ली, और हमने कहा कि ई की डायरेक्शन ऊपर होगी, और ये इसका जो है एक डी ए होगा, डी ए का मतलब है कि छोटा सा एरिया, लेकिन जब हम डी ए को इंटीग्रल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सिलेंड्रिकल का एरिया आ जाएगा। अच्छा, तो अब ये देखें
कि दिस सरफेस जो पेप्सी के जो डब्बा है उसके दोनों जहाँ से आप पेप्सी पीते हैं स्ट्रॉ डाल के, और एक नीचे उसकी रखने की जगह भी होती है, ये दोनों ये वाले फेसेस हैं, इसके ऊपर कोई ई नहीं होगी। ये हमने पहले से डिसाइड कर लिया है कि इस डायरेक्शन में कोई ई नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर गॉसियन सरफेस में इसका एरिया नहीं आएगा इन दो फेसेस का, बिकॉज ई एट दीज फेसेस इज जीरो। सो जब ई जीरो है तो इसका मतलब फ्लक्स भी जीरो होगा, तो ऑल द फ्लक्स विल बी ओनली फ्रॉम द सिलेंड्रिकल सरफेस। ये बात हो गई। ये फॉर द फेसेस ई, इस फेसेस की डायरेक्शन क्या होगी नॉर्मल, ये इस साइड पर होगी, तो ई मल्टीप्लाई बाय द डायरेक्शन ऑफ दैट फेस इज इक्वल टू जीरो इन दिस डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन में। इसी तरीके से दूसरा भी। अच्छा, अच्छा सिलेंड्रिकल पार्ट में जो ई होगा, वी हैव ई एन इज इक्वल टू, जो सारा ई होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है कि ई इज एवरीवेयर कांस्टेंट, सब जगह पे कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट क्यों है कि इस डायरेक्शन में ही है, और ये सारे पॉइंट जो है ये इक्वल डिस्टेंस में है, तो इट इज अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर। हाँ, अगर आप डिस्टेंस इसका ज़्यादा कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ज़्यादा चेंज होगी, हर जगह तो कांस्टेंट नहीं होगी, लेकिन अच्छा अच्छा, ये अभी रिजल्ट से पता लगेगा। अच्छा, हाँ रिजल्ट से पता लगेगा कि ये, अच्छा नहीं, ये जो है ना ई इस वाली सरफेस पे सब जगह पे कांस्टेंट होगी, लेकिन अगर कोई बड़ा सिलेंडर ले लिया, बड़ा वाला डब्बा ले लिया, तो फिर जाहिर बात है कि वो डिफरेंट होगी, लेकिन इस लाइन पे सेम होगी। अच्छा, अल्लाह आसान करे, या यो या कहीं बेरहमतिक नस्तगीस। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब हमने इसको ये किया, कहाँ पे ये किया, यहाँ पे, तो हेंस द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज व्हाट, ई ए। ई ए जो है वो टोटल फ्लक्स है, क्यों कि इसका एरिया सिलेंडर का एरिया, और सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का एरिया होता है 2 पाई आर, यानी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ये वाली लेंथ यहां से लेकर इस फेस तक, तो ये वाला एक ही जगह पे ये आ गया, ई आ गया, दिस इज द टोटल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स के बारे में गॉसेस लॉ क्या कहता है, गॉसेस लॉ कहता है कि चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन, तो इस अंदर के अंदर इस इतनी लेंथ में जो कि सर्कल सिलेंडर के अंदर आ रही है, क्योंकि ये तो एजेस बाहर निकल रहे हैं ना इस लाइन के, लेकिन जितनी अंदर सिलेंडर के लिए आ रही है तो उतने में कितनी लेंथ होगी इसकी, एल होगी, जो कि सिलेंडर की लेंथ हमने कंसीडर की है एल, ये रही, ये एल यहाँ पे कंसीडर की हुई है, सिलेंडर की लेंथ एल है, तो इसका मतलब है कि चार्ज जो लाइन है, दिस लाइन इनफाइनेटली लॉन्ग थिन वायर, इसकी जितनी सिलेंडर के अंदर वायर लेंथ आ रही होगी वो एल होगी, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज होगा लेमडा एल, लेमडा एल, क्यू की जगह पर आ जाएगा लेमडा एल, लेमडा एल चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द लेंथ डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो हमने जब ई मालूम करने के लिए गए तो यहाँ से ई रखा और बाकी सारी चीज़ों को नीचे लेके आ गए, तो एल एल कट गया और बाकी चीज़ें बच गई, लेमडा डिवाइड बाय 2 पाई, ये ई नॉट अपॉन आर, तो ई की ई का फॉर्मूला आ गया, और ये वही वाला फॉर्मूला है जो अभी मैंने आपको दिखाया था, कूलम्स लॉ से आया था, ये दोनों सेम है। तो ये इसका मतलब है कि गॉसेस लॉ को हमने कितने एफिशिएंटली इस्तेमाल कर लिया फॉर फाइंडिंग आउट द कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एक लंबी डिस्कशन है जिसको मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, सो दैट आप लोग जो है बोर ना हो, आई एम जस्ट टेकिंग यू डायरेक्टली टू द न्यूमेरिकल्स। ये वाला नया कॉन्फ़िगरेशन है जो कि मैं आज नहीं कर रहा हूँ, करना तो चाहिए था मुझे वैसे, क्योंकि वी हैव अ वेरी लॉन्ग क्लास टुडे, 2 आवर्स, तो हम कवर तो कर सकते हैं, बट लेट्स सी, वी जस्ट कैन डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग इट, लेकिन ये कि मैं इसका अगर आपको रिकॉर्ड करवा दूं तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप इसको इस वक्त देखिए रिकॉर्ड करेंगे और ये मेरे मेरे साथ रहें, बात तो एक ही है, दोनों कंडीशन में एक ही कंडीशन है। एनीवे, सो आई जस्ट गो टेक यू टू द न्यूमेरिकल पार्ट, और न्यूमेरिकल पार्ट मेरे ख्याल से 750 पे ट्राई करते हैं, यस आई गॉट इट। अब आगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ सेक्शन 22.4, तो ये न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे ये वाला, क्योंकि ये 14 है, इसका आंसर अवेलेबल नहीं होता, मैं कैसे चेक करूं आंसर, तो इसका आंसर अवेलेबल है 22.5, so I have the solution available for this 22.5, I will just show you this, so please someone from you just read it out,
मुझे बासित अली जुल्फ़िकार से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि बासित आएँ प्लीज़, और ये सवाल 22.15 मुझे रीड करके दें। नहीं कर रहे। अरे यार, तुम लोग कॉपरेट नहीं करते हो। अच्छा, कौन? महानूर। महानूर, आप रीड करें 22.15। महानूर भी नहीं है जी। मोहम्मद इसाक। महानूर का माइक इश्यू है। जी मोहम्मद इसाक। ओके, मोहम्मद इसाक तो आ जाओ बेटा। अच्छा, बेटा, मलिया असगर। देखिए, मैं किस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, आप लोगों को अच्छा लग रहा है? कोई भी नहीं आके दे रहा। जी थैंक यू। मैं, आप रीड करके दे सकती हैं? माइक है आपके पास? नहीं है यार, चलो मैं रीड कर लेता हूँ। ये वाला सवाल 22.15। कौन सा सवाल? जी सर, अब आ रही है। जी आ रही है। वेरी गुड 22.15, right? जी। Two very long uniform lines of charge are parallel and separated by 0.300 meters. Each line of charge has a uh, charge per unit length plus 5.20 microcoulombs per meter. What magnitude of force does one line of charge extend on 0.0500 meter section of the other line of charge? सही है, लेकिन मेरी बात सुने, अभी अभी जाए नहीं। अभी जो है ना, आप मेरी बात सुने, इसको दोबारा पढ़ें और ज़रा जमा के पढ़ें, और ऐसे पढ़ें जैसे आपको समझ आ रहा हो, क्योंकि अभी तो आपने जो इससे पढ़ा है ना, वो कभी भी आपको समझ नहीं आ सकता कि बात क्या हो रही है। ऐसे पढ़ने की कोशिश करें जैसे आप समझने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि अगर आपको समझ में आएगा तो दूसरों को भी समझ में आएगा। Two very long uniform charges of charge are parallel and separated by 0.300 meters. Each line of charge has a charge per unit length plus 5.20 microcoulombs per meter. What magnitude of force does one line of charge exert on 0.0500 meter section of the other line of charge? सही है, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ उसको। टू वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइंस। अच्छा, मैं अब उसको जो मैंने बनाया है ना, इसका ड्रॉ से, हाथ से ड्रॉ किया है, वो भी मैं ढूंढता हूँ कि वो कहाँ पर है। ये रहा। सही है, ठीक है। थोड़ा सा रफ्सा बना हुआ है, लेकिन काम चलेगा। अच्छा, तो टू वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइंस ऑफ चार्ज, पूरी पूरी लॉन्ग लॉन्ग लाइंस आ गई ना, तो वी नो दैट दिस इज अ काइंड ऑफ इनफाइनाइट। तो ये जो वायर है, ये बहुत लॉन्ग वायर है, और इसकी चार्ज डेंसिटी इज 5.2 माइक्रोकूलम्स, ये यहाँ पे लिखी हुई है। सही है, लैम्डा इज इक्वल टू 5.2 माइक्रोकूलम्स, ये लिखा हुआ है 22.15 में। अच्छा, अब दूसरा वायर है, उसकी भी चार्ज डेंसिटी यही है, और यूनिफॉर्म लाइन चार्ज और पैरेलल, यूनिफॉर्म लाइंस ऑफ चार्ज दोनों पैरेलल है, दोनों की चार्ज डेंसिटी यही है। इसका मतलब है कि ये भी एक चार्ज्ड वायर है, इसकी भी लाइन डेंसिटी एक ही है, और इनका दोनों का डिस्टेंस 0.3 है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये 0.3 डिस्टेंस इज सेपरेशन बिटवीन देम। तो इन दोनों की सेपरेशन दी हुई है। अब जो ये सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि ईच लाइन ऑफ चार्ज इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस चार्ज डेंसिटी। What magnitude of force does one line of charge exert on a 0.05 meter section of the other line of charge? तो ये वाला जो वायर है, इसके इतने से जो सेक्शन है छोटा सा, इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि व्हेन देयर विल बी अ फील्ड देयर विल बी अ फोर्स। तो सही है, ठीक है। सबसे पहले तो हम फील्ड मालूम करें। फील्ड मालूम करने का भी हमने फॉर्मूला जो है सारा समझा है, और वो यहाँ पे मौजूद है। तो 1/2 पाई ई नॉट लेमडा आर, तो ये वैल्यूज डाली इसके अंदर, तो ये हमारे पास ई आ गई। अच्छा, जब यहाँ पे लेंथ दी हुई है,
तो इसमें कितना क्यू आ जाएगा इस लेंथ के अंदर? लेमडा क्यू नहीं, लेंथ मल्टीप्लाई लेमडा क्यू इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय द चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और हमारे पास यहाँ पे एक लेंथ मौजूद है, तो लेंथ लेंथ कट जाएगा और क्यू आ जाएगा, क्यूलम्स आ जाएगा। ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो नीचे इसके लेंथ है, मीटर्स है, तो ये ऊपर भी मीटर डाल दिया, तो ये सिर्फ क्यू बन जाएगा, और क्यू को कैलकुलेशन करके ये डाल दिया कि क्यू ये आ गया। ठीक है, फोर्स क्या होता है? ई क्यू, तो ई भी मालूम है, क्यू भी मालूम है, फोर्स मालूम कर ली। अगला सवाल 22.15 के बाद 17 डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास सोल्यूशन नहीं है इसका, लेकिन इट विल बी इजी इंशाल्लाह। यू विल बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन। हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड to an isolated spherical conductor 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर का एक स्फेयर है, डायमीटर है 32 सेंटीमीटर, तो इसका वो क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 0.16 मीटर्स। 0.16 मीटर 100 से डिवाइड करना पड़ता है। टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 115 न्यूटन पर कूलम जस्ट आउटसाइड द सरफेस। इसका मतलब जस्ट आउटसाइड द सरफेस की बात ये हो रही है कि ये होगा कि क्यू मालूम करना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड का मतलब है कि क्यू मालूम करना है, और क्यू मालूम चल जाएगा ये ऊपर वाले फॉर्मूले से, जो अभी हमें पता है। सवाल अभी हमने स्फेरिकल वाला काम किया था ना, वो होता है 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पता है, आर है 0.16, तो ये पता लग जाएगा, और हम क्यू निकाल लेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले में ये पहले सवाल याद रखें ज़रा, 749 है, 738 पे हम लोग थे, हाँ 738 पे, ये वाले फार्मूले के अंदर। तो ये रेडियस हो जाएगा 0.16, क्यू मालूम करना है, ये सारे नॉन फैक्टर्स हैं, और ये ई भी नॉन है। इन्होंने कहा है कि ई नॉन है, कि ये ई क्रिएट करनी है, तो क्यू मालूम चल जाएगा। लेकिन उन्होंने क्यू डायरेक्ट नहीं पूछा, उन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। तो इसका मतलब है कि जब क्यू आएगा तो उसको डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19, तो फिर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और वो इस तरीके से हमारा पता चलेगा। तो वी वर ऑन 749, अगेन गोइंग बैक, फाइंडिंग आउट द क्वेश्चन विच वी वर ऑन 22.17, वो हमने सॉल्व कर लिया ज़बानी। अब जो है एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आया है, इसके दो पार्ट्स हैं, ए और बी। वो ये कह रहा है कि थोड़ा सा मैं फिर डल हो गया हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस। जी मोहम्मद बिलाल, प्लीज कम ऑन एंड रीड दिस क्वेश्चन। मोहम्मद बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब देना फर्ज होता है, पता है सर? सलाम का जवाब चैट में दे दें चले अब तो, क्योंकि माइक का इश्यू है इनका। जी बेटा हसाम, अगेन यू, आपकी आवाज़ जो है काफ़ी एनर्जेटिक लग रही है। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी सर बोले। 22.19, समझ के पढ़िएगा। समझ कहाँ चले गए जी बेटा? असम ये रहे। आवाज आ रही है ना सर? जी आ रही है जी सर। 22.19 22.19 ना सर? जी समझ के पढ़िएगा सर जितना इंशाल्लाह सर। A very long uniform line of charge has charge per unit length 4.80 microcoulomb per meter and lies along the x-axis. A long uniform line of charge has charge per unit minus 2.40 microcoulomb per meter and is parallel to x-axis at y equals to 0.400 meter. What is the net electric field magnitude and direction at the following points on the y-axis? A, y equals to 0.200 meter and B, y equals to 0.600 meter. थैंक यू वेरी मच। अब देखें, ये कह रहे हैं कि दो वायर्स पड़े हुए 22.19 में,
और वो वायर्स कहाँ पर हैं? एक वायर पड़ा हुआ है 0 पे और एक वायर रखा हुआ है 0.4 पे। ये देखें, ये है 4.8 माइक्रोकूलम्स का चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और ये जो दूसरा वायर है ये वाला, ये मैंने काटा था ना तो इसलिए नीचे आ गया, वरना ये ऊपर ही है इसकी लाइन के ऊपर। -2.4 माइक्रोकूलम्स की चार्ज डेंसिटी है, ये 0.4 पे जो वायर पड़ा हुआ है। अब मालूम क्या करना है, दो वायर तो हमें सेटअप तो पता चल गया, दो वायर पड़े हुए हैं, एक 4.8 माइक्रोकूलम्स का, एक सेकंड वायर पड़ा हुआ है एट 0.4 y इक्वल टू 0.4, और एक पड़ा हुआ है एक्स एक्सिस पे, ओरिजिन पे, एक्स एक्सिस पे, अलोंग द एक्स एक्सिस। सही है, ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो है कि एक वायर 0 पर है और एक वायर 0.4 पे है। तो क्या करें? What is the net electric field magnitude and direction at the following points on the y axis? A is equal to 0.0, y is equal to 0.2। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करके दो, यहाँ पे इस जगह पे 0.2 पे, 0.2 पे। तो हमने कहा कि कैसे करें भाई, तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ड्यू टू टू चार्ज कॉन्फिगरेशन इज फाउंड आउट बाय सुपरपोजिशन। तो दो सुपरपोजिशन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चलेगी। तो हमने कहा कि एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ड्यू टू दिस कॉन्फिगरेशन ऑफ 4.8, इसको हम कहते हैं E1, और दूसरी कॉन्फिगरेशन जो E होगी वो होगी E2, और वो होगी ड्यू टू दिस चार्ज कॉन्फिगरेशन एट 0.4, ये वाली। तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है फॉर फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द सिलेंडर गॉसियन सरफेस। तो हमने गॉसियन सरफेस ले ली, इसके चार्ज के अराउंड एक सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर का फार्मूला मौजूद है 1/2 पाई ई नॉट चार्ज इंक्लोज्ड, चार्ज इंक्लोज का फार्मूले में नहीं है, इट इज लैम्डा, डायरेक्ट लैम्डा है फार्मूले में, लैम्डा अपॉन द रेडियस। तो लैम्डा अपॉन रेडियस, सिलेंडर का रेडियस कितना है, यहाँ से लेकर 0 से लेकर इसका मालूम करने तो 0.2, तो ये आ गई 4.314 मल्टीप्लाई 10⁻5 प्लस 5। यहाँ पे वही वाला फार्मूला है, लेकिन अब हमने सिलेंडर का सरफेस ऊपर के बराबर बनाई है, गॉसियन सरफेस जो लिए ऊपर के हिसाब से लिए, और ये 0.2 का ही रेडियस है क्योंकि ये 0.2 था, यहाँ से भी 0.2 और यहाँ से भी 0.2, तो हमने 0.2 लिया है। तो हमने E2 मालूम कर लिया यूजिंग 0.2। समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो? दिस इज 0.2 मीटर्स नहीं है, दिस इज द पॉइंट, ये सही है। और ये वाला पॉइंट जो है ना, ये ऐसे ही एरर मार्क है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो 0.2 आ गया, और चार्ज डेंसिटी लैम्डा की जगह पे 2.4 आ गया, तो ये बात आ गई कि ये आ गया 2.157। अब ये दोनों का एडिशन लेना है या दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है, दैट इज समथिंग टू बी डिसाइडेड। अच्छा, अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी आउटवर्ड्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी टूवर्ड्स द 0.4, ऊपर वाली लाइन पे, तो ऊपर होगी, नेगेटिव है ना, तो ऊपर जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की तरफ जा रही होगी, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो चार्ज से अवे जा रही होगी। तो इवेंचुअली दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ये अवे, ये इसकी वजह से टुवर्ड्स, तो ये दोनों y प्लस y डायरेक्शन में होगा। तो दोनों को ऐड कर लिया, 6.47 आ गया, और हमने लिख दिया इन y डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन। समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अच्छा, पार्ट बी। अब वो ये कह रहे हैं कि पार्ट बी में अब इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करके बताओ 0.6 पे, 0.6 पे, 0.6 में मालूम करने के लिए हमने कहा कि भाई सबसे पहले तो क्या करें कि 0.4 की वजह से E2 मालूम कर लें। तो E2 हमने अभी मालूम किया है, और वो आ गई है 2.15, देखें ऊपर भी यही आ रही है 2.157, और यही वाली सरफेस ली थी और यही कैलकुलेशन की थी, और इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, टुवर्ड्स, नीचे की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, इसकी वैल्यू आई 2.157। फिर हमने कहा कि हमारे पास ये जो चार्ज कॉन्फिगरेशन है ये भी एक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा जो 0 पे पड़ा हुआ है, पैरेलल अलोंग द एक्स एक्सिस। तो एक गॉसियन सरफेस लो जिसका रेडियस 0.6 हो और उसकी चार्ज डेंसिटी 4.8 है, पॉजिटिव है।
तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड्स अप होगी। ये E1 है, वो E2 था, तो ये छोटा है, ये बड़ा है। तो हमने कहा कि नाउ द एक्चुअल E विल बी E2 माइनस E1 और डायरेक्शन विल बी इन द वाई डायरेक्शन, माइनस वाई डायरेक्शन, क्योंकि जो E2 की डायरेक्शन थी वो बड़ी थी। वो E2 की डायरेक्शन E2 की डायरेक्शन टुवर्ड्स द .4 ऊपर से नीचे आ रही थी, तो माइनस वाई की डायरेक्शन में हो गई। 0.6 से 0.4 पे आ रही थी, क्योंकि चार्ज यहाँ पे 0.4 नीचे पड़ा हुआ है। तो इसमें से माइनस कर दिया और ये वाई डायरेक्शन में आ गया। और ये हमारा जो है ना, आज की जितने न्यूमेरिकल्स मैंने कराने थे वो मैं करा दिए, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब ये कि मुझे घर पहुंचना होता है असर की नमाज तक ना। तो मैं यहाँ पे रैप अप कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इसको अपलोड भी करना है, ये भी तकरीबन 15-20 मिनट का टाइम होता है। अल्लाह आसान करे, सही है, राइट। तो ठीक है, अल्लाह आसान करे। मैं आप लोगों से क्यूरीज लूँगा इन द नेक्स्ट क्लास, और मे बी यू कैन जस्ट आस्क योर क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप। गुड टू हैव यू हियर, इट वाज अ गुड इंटरेक्शन। थोड़ा सा आप मुझे गाइड करेंगे भाई, क्योंकि आपकी क्लास के अंदर ऐसा मसला है ना कि